नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एएस प्रकाश, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पटना में कार्यरत हूं। और आज मैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर और एसिडिटी के बारे में आपके बीच में चर्चा करने आया हूं। यह एक सामान्य बीमारी है और 100 में से 40 लोगों को एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर मुख्यतः जिनको है वो मुख्य रूप से कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको पेट में दर्द होता है, उन्हें पेट में काफी जलन होती है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में कुछ वेग सिम्टम्स होते हैं, जिसमें वेट लॉस है, जिसमें भूख नहीं लगना है। यदि ये सब सिम्टम्स किसी लोगों में हो तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो अनियमित जीवन शैली के शिकार हैं, ओबेसिटी से ग्रसित हैं, धूम्रपान ज्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल इंटेक्स रेगुलर रूप में कर रहे हैं, उन्हें भी एसिडिटी या एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकता है। इन सिम्टम्स के आधार पे आप एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के प्रति बढ़ सकते हैं। डायग्नोसिस के बारे में मैं आगे आने वाले समय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जब भी कोई मरीज इस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं, जिनमें मुख्यतः बर्निंग सेंसेशन, कभी कभी मुंह में फुट तक आ जाता है, तो इस तरह के सिम्टम्स में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर बहुत सारे बीमारियों का समूह है, जिसमें मुख्यतः जीईआरडी है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जिनको भी गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, उसको मुख्यतः कॉमन सिम्टम्स है पैल्पिटेशन होना, या उनका पेट फूल जाना, खाने के उपरांत उनका पेट फूल जाता है, या उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। और कभी कभी हम लोग ईसीजी भी करते हैं, इसमें देखते हैं कि इन्हें टैकीकार्डिया है और पैल्पिटेशन है। क्योंकि जब भी पेट फूलता है, पेट फूलने के कारण से वेगस नर्व जो हमारे डायफ्राम को भी सप्लाई कर रहा है, वो भी स्टिमुलेटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उसके कारण से हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो कभी कभी मिस डायग्नोसिस भी हो सकता है इसके कारण से कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, पेट की बीमारी है, लेकिन आपका कंप्लेन पैल्पिटेशन है। तो 70 से 80% लोग जीईआरडी से ग्रसित हैं पूरी दुनिया में। कभी कभी इसका इलाज काफी कठिन भी हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर एक बहुत कॉमन बीमारी है। पहले देखा जाता था कि इसमें इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन के इन्फेक्शन के कारण ये गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं। और वैसे लोगों में होते हैं जो लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, बहुत देर तक खाली रहते हैं। या वैसे लोगों में होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो बहुत ज्यादा तला हुआ सामान खाते हैं, या मिर्च मसाला खाते हैं, या धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं। और इन्फेक्शन की मैं यदि बात करूं तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और इसे हम लोग स्टूल के द्वारा भी जांच करते हैं, और कभी कभी हम लोग बायोप्सी करके भी देखते हैं। तो एच पाइलोरी का एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है कि उसे लिया जाए, तो उसके कारण से इन्फेक्शन सबसाइड हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस भी एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसमें आंतों में सूजन हो जाता है। इसके कारण भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि जीईआरडी एक मुख्य कारण है। और जीईआरडी के कारण यदि कोई ग्रसित है तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर के वो पेशेंट्स हैं, और उनका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। डायग्नोसिस की जब मैं बात बोलूं, तो डायग्नोसिस जो है वो हमारे हमारे मरीजों के जीवन शैली से स्टार्ट होती है। और हम लोग पहले सिम्टम्स के आधार पर पेशेंट्स को देखते हैं कि पेशेंट्स क्या किस सिम्टम्स के साथ वो आए हैं, और क्या क्या साइन उनके अंदर है। तो पहले सबसे पहले एज ए डॉक्टर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं, और उसमें देखते हैं कि पेशेंट का बीएमआई कितना है, वेट क्या है, और देखते हैं कि पेशेंट ओबेज है या अंडर वेट है या ओवर वेट है। और इसके अलावा फिर हम लोग उसका एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके देखते हैं कि पेशेंट्स के का बॉवल साउंड कैसा है, बॉवल साउंड कम है, ज्यादा है। ऑर्गेनोमेगालीज को हम लोग देखते हैं कि लीवर में इन्लार्जमेंट है, स्विंग में इन्लार्जमेंट है या नहीं है। इसके अलावा मुख्य जो डायग्नोसिस है वो अपर जीआई इंडोस्कोपी है, क्योंकि आज कल इंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग एक कैथेटर ऑसोफेगस में डालते हैं, और उसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑसोफेगस का कैसा है, स्टोमक का कैसा है, ड्यूडेनम का कैसा है। तो उसके स्ट्रक्चर्स को देख के हम लोग समझ पाते हैं कि इसके अंदर एसिड सिक्रीशन कैसा है।
यदि एसिड सिक्रीशन ज्यादा है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे ऑसोफेगस और स्टोमक का जंक्शन है वहां पे काफी ढीलापन हो जाता है, स्फिंक्टर ढीले हो जाते हैं, उसके कारण भी जीईआरडी बहुत कॉमन बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ड्यूोडेनम में भी यदि हम लोग देखते हैं किसी तरह का अल्सर है या स्टोमक में भी अल्सर है तो हम लोग मुख्यतः बायोप्सी करके फिर रूल आउट करते हैं कि अल्सर का मुख्य कारण क्या है, इन्फेक्शन है या और भी कुछ कारण है। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी एक माध्यम है, ये एक इन्वेसिव मेथड है जिसमें कि हम लोग कैथेटर मुख के द्वारा या देते हैं। इसके अलावा हम लोग पीएच मॉनिटर भी कर सकते हैं कैथेटर के द्वारा, और देखा जा सकता है कि हमारा पीएच कैसा है और स्टोमक में एसिडिटी है या नहीं है, एसिड सिक्रीशन नॉर्मल है या ज्यादा है। एसिड सिक्रीशन यदि ज्यादा है तो हम लोग इसका किस तरह से उपाय करें। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि एसिड सिक्रीशन क्यों ज्यादा है ये जानना। यदि खान पान में कुछ गड़बड़ी है तो उसे सुधारने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट का वजन ज्यादा है तो उस वजन को हम लोग कम करने के लिए उन्हें डाइट प्लान दे सकते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए बता सकते हैं जिससे कि उनका वजन घटे और एसिड सिक्रीशन कम हो। इसके अलावा खान पान में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स या तेल युक्त खाना उन लोग पेशेंट्स लेते हैं जिसके कारण से एसिड सिक्रीशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और धूम्रपान भी एक मुख्य कारण है कि धूम्रपान और अल्कोहल इंटेक से इंस्टेंटली एसिड सिक्रीशन काफी बढ़ जाता है, तो उसे रोकने पे भी एसिड सिक्रीशन घटाया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट मेरे सामने है जिसे एसिड पेप्टिक डिजीज है तो मैं किस तरह का भोजन उसे बताऊं जिससे कि उसकी बीमारी में लाभ मिले। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को बढ़ावा देना चाहिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट करते हैं जिसमें कि सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए। यदि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसी को हम लोग देते हैं तो वो फूड बहुत देर तक पेट में रहेगा और धीरे धीरे करके वो पचेगा और इससे वेट लॉस भी होगा और एसिड सिक्रीशन कम होगा। सेकेंडली है कि हम लोग तेल, मसाला इसका खाने का सेवन कम कर दें। यदि किसी पेशेंट्स में एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है तो उन्हें बताया जाए कि आप उबाला हुआ सब्जी खाइए या बहुत कम तेल में बना हुआ सब्जी खाइए। इंटरमिटेंट इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पर आप खाने का उपयोग कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। साथ साथ ये भी देखा गया है कि भोजन में कुछ पदार्थ हैं जिसका सेवन करने से भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का को रोका जा सकता है, जिसमें मुख्यतः देखा गया है कि आप फलों का उपयोग ज्यादा करते हैं, सब्जियों का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो उससे भी आपका एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर लग सकता है। खान पान के अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में। तो एक्सरसाइज करने से बॉयल मूवमेंट आपका रेगुलर होगा और फाइबर युक्त खाना खाने से बॉयल मूवमेंट आपका बढ़ेगा, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस आपके आंत में कम होगा। इसके अलावा फिर हम लोग जब फार्माकोथेरेपी की तरफ बढ़ते हैं तो फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं। यदि आप एक पेट का अनुमान करें तो हमारे पेट के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। सबसे जो अंदरूनी लेयर है, जो स्टोमक का अंदरूनी लेयर है, उसे हम लोग म्यूकोसा लेयर कहते हैं। इसके बाद हम लोग के पास सब म्यूकोसा लेयर है। इसके अंदर फिर हम लोगों के सब म्यूकोसा लेयर के अंदर फिर मस्कुलर लेयर है और अंत में सेरोसल लेयर है। तो जब भी एसिड सिक्रीशन ज्यादा होता है तो जो म्यूकोसा लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है और वो हम लोगों के एसिड सिक्रीशन के द्वारा हमारे आंतों को बचाता है, हमारे आमाशय को बचाता है, ऑसोफेगस को बचाता है और ड्यूोडेनम को बचाता है। तो जब भी यदि आप में किसी तरह का एसिड सिक्रीशन ज्यादा है और म्यूकोसा लेयर में आघात बार बार हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपका म्यूकोसा लेयर जो है वो डैमेज हो जाए और उस म्यूकोसा लेयर के डैमेज होने के कारण से आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है। तो म्यूकोसा लेयर को बचाने के लिए आप म्यूकोसा डिफेंस को बढ़ाने के लिए आप एंटासिड्स का उपयोग कर सकते हैं। उस एंटासिड्स के उपयोग करने से आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप एंटासिड्स खाने के आधा घंटा पहले लेते हैं तो वो एक लेयर बना देता है और उस लेयर के द्वारा आपका म्यूकोसा कुछ हद तक बच सकता है, जिसमें है कि हम लोग सुक्राल फैट या और भी एंटासिड्स हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड है हम लोगों के पास कि एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें राइटिडीन है, फेमिटिडीन है,
ये सब भी एसिड सिक्रीशंस को कम करता है। लेकिन अभी के समय में सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ है, जो पीपीआई ग्रुप ऑफ ड्रग्स है। और इसके द्वारा में मुख्यतः ओमेप्राजोल, रेविप्राजोल और इसमोपेराजोल है। इसमें कि देखा गया है कि इन दवाओं का उपयोग करने से आपके शरीर में एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है, और एसिड का सिक्रीशन कम होने के कारण आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम काफी हद तक घट जाता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, और इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको अपने चिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता है। बिना चिकित्सक की सलाह लिए हुए आप इन दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यदि आप कुछ समय के लिए उपयोग करते हैं और पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं हो पाएगी। तो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जो आमतौर पे बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन कभी कभी मिस डायग्नोसिस होने के कारण से या लेट डायग्नोसिस होने के कारण से ये बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण से कभी कभी ये कैंसर तक का रूप ले सकती है। गैस्ट्रिक कैंसर बहुत कॉमन है, और इसमें आपका वेट लॉस, अनडायग्नोस्ड फीवर, फिर एनोरेक्सिया जिसमें कि आपको एकदम भूख नहीं लगेगा, और बहुत तरह की और भी परेशानियां सामने आ सकती है। तो कभी भी इस तरह की बीमारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अपने चिकित्सक के से सलाह लेनी चाहिए। और इस तरह से आप एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का आप उपाय कर सकते हैं। तो यदि कोई भी पेशेंट आपके पास जाता है या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो सबसे पहले डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, और उसके आधार पर ट्रीटमेंट करना पेशेंट्स को सुधार की तरफ प्रेरित करेगा। और पेशेंट की बीमारी को अच्छे ढंग से समझ कर यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका लाभ पेशेंट्स को मिलेगा।